अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ है। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो इज़राइल और ईरान की जो जंग की सूरत हाल है, और मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो इज़राइल ने ईरान पर जो हमला किया उसके रिएक्शन में ईरान ने भी इज़राइल पर हमला किया। ये जो सूरत हाल बन रही है, ये जो कशीदगी हो रही है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या सूरत हाल बनेगी। और मिडिल ईस्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान है वो एक रेजिस्ट किया हुआ है ईरान ने काफ़ी अरसे से, और ये ईरान वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और इज़राइल से काफ़ी अरसे से रेजिस्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से सिर्फ बात नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो गैस और पेट्रोल के हवाले से भी, जिसको ऑयल इकानमी कहा जा सकता है, उसके हवाले से भी ईरान पर खतरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मसरूर शाह, जो तज्ज़िया निगार हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मसरूर साहब, ये जो सूरत हाल देखी आपने, जंग की सूरत हाल है, इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया, उसके रिएक्शन में ईरान ने भी इज़राइल पर हमला कर दिया, ये जो खित्ते की सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये चीज़ है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक एक दूसरी जंग जो है हम सिर्फ देख रहे हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि एक फ्रंट जो है वो यूरोप के अंदर यूक्रेन में मौजूद है, उसके बाद गजा की जंग थी, अब ये वाइडर वॉर होकर इसराइल और ईरान की जंग की तरफ हम जा रहे हैं। उसका जिसका जो असर है वो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और हमारे खित्ते पर भी पड़ेगा। बुनियादी तौर पर एक इस जंग के जो मोहरकात हैं उसमें जो सबसे अहम जो मोहरक है वो ये है कि इजरायली ये समझते हैं कि वंस जो अगर ईरान ने जो इसमें मिलिट्री अपनी न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो अक्वायर कर दिया, क्योंकि अभी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 60% है और उसको बॉम्ब बनाने के लिए 70 to 90% की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसराइल वर्ल्ड वार टू और वर्ल्ड वार टू से लेकर 1967 से लेकर एक मिडल ईस्ट में एक मिलिट्री बैलेंस कायम है। वो बैलेंस जो अमेरिका की मर्जी से कायम है, वो बैलेंस ये है कि इसराइल सुप्रीम मिलिट्री हेजेमोन है मिडल ईस्ट का, और उसने 67 में जो भी अरब ममालिक थे, कॉम्पर्स ममालिक थे, उनको ख़त्म करके फिर अपना उसका एक मिलिट्री बैलेंस कायम किया हुआ है और एक मिलिट्री हेजेमोन का बैलेंस कायम किया हुआ है। वो मिलिट्री बैलेंस जो है वो इसराइल समझता है कि अगर ईरान जो है उसने न्यूक्लियर हथियार एक्वायर कर दिए तो फिर वो मिलिट्री बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, और इससे पहले कि वो एक्वायर करे हम एक प्रीएम्प्टिव, जिसको वो सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव एक्शन कहता है, प्रीएम्प्टिव एक्शन के जरिए अब जो लग रहा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को नहीं, लेकिन वो रिजीम चेंज की भी कोशिश कर रहा है कि ईरान की रिजीम को भी तब्दील किया जाए, और उसमें अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। और खुद जो अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक हैं, वो मजम्मती बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वो भी अपने एयर बेसेस और जो अमेरिकन बेसेस हैं वो अरब ममालिक से ही इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर रहा है इसराइल। तो सूरत हाल इस तरह से, अभी जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं रात, तो वो ज़्यादातर सिंबॉलिक हमले थे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा मिलिट्री नुकसान नहीं हुआ है इसराइल का। अब दो ही सब यहाँ से जो है वो दो ही सूरत हाल में समझता हूँ कि बन सकती हैं। एक ये जो कल प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बात की थी कि ईरान बात करे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी हवाले से डील कर ले तो फिर हम इस हमले को रोकेंगे, और ये अगर ईरान करता है तो ईरान वीक तो हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को यूनाइटेड स्टेट्स पसंद करेगी, क्योंकि ट्रंप को सीज फायर कराना और फिर ये अपने आप को पेश करना कि मैं अमन का बड़ा एक जो दाई हूँ, तो वो उसको अच्छा लगेगा। एक पोजीशन ये। दूसरी, अगर ईरान नहीं मानता, जो अभी ईरान कह रहा है कि हम मजीद जवाब देंगे और जारियत की बुनियाद पर बात नहीं करेंगे, तो इसका फिर नतीजा यही होगा कि हम एक बहुत बड़ी जंग जो है वो की तरफ जाएंगे, जो तवील भी हो सकती है और जिसके असरात हमारे खित्ते, हमारे मुल्क पर भी पड़ेंगे।
अच्छा मसरूर साहब, जो वेस्ट की मौजूदा पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से, तो उस पे तो ईरान को एक मुकम्मल तनाई और अस्करी दबाव का मतलब है शिकार है ईरान। उसके अलावा अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट में, तो ईरान का किरदार जो मज़ामती किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? और उसके अलावा जो तजारती और मुआशती से मुआशी सतह पर जो सूरत हाल है वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान खिते का बड़ा तेल और गैस पैदा करने वाला जो है मुल्क है। तो उस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें, ये पहली बात तो ये कि जो हम समझते हैं या ये बात कही जाती है कि ईरान का एक मज़ामती किरदार है, तो मैं इससे इतना इत्तेफाक नहीं करता। मैं इस तरह से समझता हूँ कि अरब दुनिया के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर 1980s तक जो मज़ाहमत थी इसराइल के खिलाफ या इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हक के लिए, वो एक सेक्युलर नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के सरबराही में वो मज़ाहमत थी। लेकिन वो जब मज़ाहमत जो अरब कॉम्परस ममालिक थे, खासतौर पर नासिर के मरने के बाद अनवर सादात के दौर में, जब उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की कॉम्परस ममालिक ने इसराइल के साथ, तो वो जो इसराइल मुखालफत थी उसको ईरानी इनकलाब के बाद शिया एलिमेंट ने अपने आप यानी जज़ब करने की कोशिश की और फिर शिया ब्लॉक एक मज़ामती ब्लॉक हो गया। लेकिन उसको आप ये भी देखें कि ये एक जो सेक्युलर केस था फ़लस्तीन का या जो इसराइल के खिलाफ जो सेक्युलर जदोजहद थी, वो एक सेक्टेरियन जदोजहद हो गई, जिसका हम समझते हैं कि इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ मिडल ईस्ट के लोगों को। एक तरफ तो ये है। दूसरी चीज, आप जो मुआशी बात करते हैं, तो ईरान बुनियादी तौर पर जो अभी जो मुश्किलात है ईरान को, वो ये है कि अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन खुद इसराइल का बता रहा है कि ईरान के अंदर से इसराइल को मदद है। और यहाँ से हमें एक बात मालूम होती है कि एक वहाँ की जो रेडिकल इस्लामिस्ट रिजीम है, वहाँ लोग जो है वो आज़ादी मांग रहे हैं। वो कुछ हद तक बहुत बड़ा सेक्शन ईरान का जो है वो इस्लाहात चाहता है, जो ईरान रिजीम के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो सैंक्शंस लगी हैं उस पर ईरान की गुज़श्ता 3-4 दिहाइयों से, तो लोग जो है वो थक गए हैं, लोग एग्जॉस्ट भी हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि जो दूसरे अरब ममालिक हैं या मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, हमारा मुल्क उनसे बड़ा भी है, गैस भी है, ऑयल भी है, लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे। तो एक तरफ हम एग्जॉस्शन देख रहे हैं ईरान के लोगों में, जिसकी वजह से रजीम इतनी पॉपुलर नहीं है। और रजीम जब पॉपुलर नहीं है तो वो आइसोलेशन भी फेस कर रही है और मुश्किलात भी फेस कर रही है। बाकी एक चीज जो आपके आखिरी में रखूंगा कि जो मुआशी मामला, रीजनल मुआशी मामला है, वो बहुत बड़ा है। अगर ये जंग बढ़ती है तो उसके मुआशी असरात बहुत खतरनाक पड़ेंगे, क्योंकि पर्शियन गल्फ के जो 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है वो इस गल्फ से जाता है। ऑयल गैस का जो सप्लाई रूट है ये, तो उसके असरात बहुत खराब पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस जंग को आलमी बरादरी जो है वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अच्छा मसरूर साहब, ये जो एक टर्म यूज़ होता है कि मिडिल ईस्ट विदाउट रेजिस्टेंस, उसमें अगर आप ईरान को निकाल दें, ठीक है, उसमें अगर ईरान को जंग में शिकस्त आ जाती है, रिजीम तब्दील हो जाता है, तो फिर सूरत हाल क्या देखते हैं आप? देखिए, रिजीम के तब्दील होने से ये उनकी खाम ख्याली है कि जो जो बुनियादी जो है मसाइल हैं मिडल ईस्ट के, खासतौर पर फलस्तीन का मसला है, या ओवरऑल जो वहाँ पे लोगों के मसाइल है, ऑपरेस नेशनलिटीज का मसला है, वो ईरान की रिजीम की वजह से नहीं है। वो ईरान की रिजीम से पहले भी मौजूद थे और पहले भी लोग लड़ते रहे हैं और लोग लड़ते रहेंगे। ईरान, हम ये समझते हैं कि अगर ये ईरान के अंदर रिजीम चेंज करते हैं तो ज्यादा इस्लामिज्म, ये तो ये कह रहे हैं कि हम रेडिकल इस्लामिक रिजीम को खत्म करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस जारियत से रेडिकल इस्लामिज्म मुस्लिम दुनिया के अंदर बढ़ेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जैसे इराक में हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, तो इनका जो एडवेंचर है उसके नतीजे में ये बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी बढ़ेगी और प्रोग्रेसिव वॉइसेस की जो स्पेस है वो कम होगी। अच्छा मसरूर साहब, ये आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो जंग की सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनने की, अगर ये जंग बढ़ती है और तवील होती है तो फिर पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है जो दूसरे मुस्लिम ममालिक ने भी इख्तियार किया हुआ है, लेकिन जब ये जंग बढ़ेगी, अगर बढ़ती है
تو پھر پاکستان کے لیے مشکل یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، جی جی اور ہندوستان والی جنگ میں بھی امریکہ نے ایک رول پلے کیا پاکستان اور ہندوستان کا سیز فائر کرنے میں. بالکل تو اگر پاکستان یہ جنگ لگتی ہے تو پھر پاکستان کو شاید پریشر آئے کہ وہ امریکن بلاک اور اس کی سپورٹ کرے، لیکن پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن بھی ہے، صحیح. اور ہم دیکھ چکے ہیں پارا چنار کے اندر بھی کہ ایک شیعہ سنی کانفلکٹ یہاں پر موجود ہے. تو اس کا پہلا اثر تو یہ پڑے گا کہ یہاں پر سیکٹیرین جو فالٹ لائن ہے وہ ٹریگر ہو جائے گی اور اس کے معاملات ہوں گے. دوسری اکنامک جو صورتحال ہے وہ بھی بڑھے گی، اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن بارڈر اور بلوچستان کی صورتحال خراب ہے، تو اس کے اثرات بلوچستان پر بھی پڑیں گے کیونکہ ہمارا بارڈر ایران کا اس کے ساتھ ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ طویل ہوئی تو یہ اس کے اثرات پاکستان پر اس طرح سے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ مسرور صاحب، آپ نے ہمیں ایک قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مسرور شاہ جو ایک تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے کہا کہ جو یہ کشیدگی ہے، جنگ کی صورتحال جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، یہ خطے پر بہت سنگین اثرات اس سے ظاہر ہوں گے اور پاکستان پر بھی اس کے اثرات بہت خطرناک پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو بلوچستان بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان اور ایران کی جو ہے آپس میں سرحدیں ملتی ہیں اور اس خطے میں جو ہے سیکٹرین ٹیررزم یا سیکٹرین جو ہے بڑھ سکتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی. ناظرین، ہم اب یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.